दोस्तों जरा सोचे कि आप करोड़ों की चोरी करो और पुलिस को यह बात पता चल जाए, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती और आप अमीर होकर आज़ाद घूम रहे हैं। एक कहानी है ऐसी चोरी की, एक सच्ची कहानी है जिसमें अर्जेंटीना के 5 लोगों ने इस देश की इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की थी। और वह भी दिन दहाड़े, सबके सामने, पुलिस के सामने। और इस चोरी के दौरान एक भी इंसान को खरोच तक नहीं आई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि फर्नांडो, जो कि एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर है, हालांकि वह अपने रूटीन लाइफ से बोर हो चुका है। एक रात जब फर्नांडो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तो वह ज्वाइन करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी कार पानी उड़ाकर उस ज्वाइन को बुझा देती है। वह ज्वाइन को बहते हुए पानी में फेंक देता है। उसको ज्वाइन पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर नज़दीक की गटर में गिर जाता है। फर्नांडो उसका पीछा करता है और देखता है कि यह गटर बैंक ऑफ रियो के सामने है, और वह गटर का पीछा करते हुए एक पुल के पास पहुंच जाता है जहाँ नाला खत्म हो जाता है। फिर फर्नांडो नाले के बड़े से पाइप में जाता है और अचानक उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है और बैंकों में लूट करने की आइडिया के बारे में बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए फर्नांडो का आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका मानना है कि बैंक रॉबरी का अंजाम देने के लिए उसे गाड़ियाँ, कई सारे इक्विपमेंट और कई सारे पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी की तलाश करना शुरू करता है जो बैंक रॉबरी की इस प्लान को फाइनेंस कर सके। फर्नांडो एक और दोस्त देव है जो उसे फाइनेंस के लिए मारियो के पास भेजता है। मारियो जो छोटी मोटी चोरी करने में उस्ताद है। अब फर्नांडो मारियो से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी फर्नांडो उसे कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो फिर उसे कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर मारियो भी इसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर फर्नांडो और मारियो लोकेशन पर जाते हैं। फर्नांडो बैंक ऑफ रियो के सामने वाले गटर में एक मेजरमेंट टेप डालता है, जिसके बाद वे दोनों नाले के अंदर जाकर टेप का निचला हिस्सा देखते हैं। कुछ गिनती के बाद फर्नांडो बताता है कि करोड़पति बनने में सिर्फ 18 मीटर दूर हैं, लेकिन मारियो की बारी की फिक्र थी, अगर बारिश आ गई तो लोग फंस जाएंगे। लेकिन फर्नांडो कहता है कि वो लोग उस दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो का भी उसका प्लान बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो, मारियो और डेवासो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। वे बैंक में सुरंग खोदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर है। फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करती, ऐसे ही हमारे टेम्परेचर को चेंज करते हैं, कुछ टेम्परेचर को चेंज होते हुए नोटिस करते हैं। इसलिए वे स्लीपिंग बैग में से एक सूट बनाते हैं जिससे वे अपने शरीर का टेम्परेचर मोशन सेंसर से बचा सकते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और वह फर्नांडो ये भी नहीं जानता था कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाए। इसलिए अगले दिन बैंक के आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं। सेबेस्टियन के साथ बैंक जाने से पहले फर्नांडो बैंक के आसपास की तस्वीरें लेता है। सेबेस्टियन बैंक के स्टाफ से अकाउंट ओपन करवाने के बारे में पूछता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उससे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे पूछताछ करने के लिए उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन यह भी सब फर्नांडो की प्लानिंग का ही हिस्सा था, क्योंकि उसे सेफ्टी डिपॉजिट बॉल को नज़दीक से देखना था। सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो की हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसलिए फर्नांडो को वहां से जाने दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे में से मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया था। फिर फर्नांडो और सेबेस्टियन तस्वीरें और उन्होंने जो कुछ देखा उसे याद करके पूरा प्लान बनाते हैं। फर्नांडो उस कमरे में घुसने का प्लान बनाता है जिसमें उसको रखा गया था। अब उन्हें बस बैंक और नाले के बीच का फासला पता लगाना था, इसलिए वे गटर के ढक्कन का बैंक का अंतर नापने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। टायर का मार्क करके टायर कितनी बार घूमा, कितनी इनकी गिनती करके उन्हें यह पता चल जाता है कि अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री नॉलेज का उपयोग करके उस एंगल का पता लगाता है जहां से सुरंग खोदनी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पैसा वह चुराएंगे बैंक के पास उनका इंश्योरेंस होगा। इसका मतलब चोरी से आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, बस बैंक वालों को होगा। उस रात फर्नांडो और अन्य लोग नाले में जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं, और वह लोग अल्बर्टो के नाम एक लड़के को भी अपने साथ ले लेते हैं। इनकी प्लानिंग करने के बाद भी फर्नांडो और उसके साथी को 400 लोगर खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। पहले वे लोगर खोलने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, जिससे एक लोगर खोलने में 1.5 मिनट का वक्त लगेगा और ऐसे लोगर खोलने में करीब 7 घंटे लगेंगे। इसलिए फर्नांडो सुझाव देता है क्यों ना हम ऐसे किसी दूसरे ब्रांच में लोगर किराए पर लेकर बारीकी से निरीक्षण करें, उसके बाद वह फैसला करेंगे। अगले दिन मारियो उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में लोकर ले लेता है और लोकर खोलते वक्त वह लोकर को बड़े ध्यान से देखता है। हम मारियो और उसके साथी एक वैन को चुराते हैं और अल्बर्टो के घर पर उसका इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि वे लोग पकड़े गए। तभी वहाँ पर अल्बर्टो और उसकी पत्नी आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि ये सब उनके दोस्त है। इसके बाद रात को सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। एक रात सुरंग खोदते समय ड्रिल टूट जाती है, इसलिए नया ड्रिल खरीदना होगा। ये सब देखकर मारियो को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह पहले से ही
इस प्लानिंग में काफ़ी पैसा खर्च कर चुका है और जब तक बैंक से चेक डिपॉजिट वॉलेट को खोलने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, वह पैसा खर्च करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वह रात को तारों को देखता है, तभी फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत मारियो के घर जाता है और फर्नांडो से कहता है कि उसे प्रॉब्लम का हल मिल गया है। वह बताता है कि बैंक खुलने का समय सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ अलग होते हैं और बैंक बंद होने के सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ अलग बदल दिए जाते हैं। सामने से चोरी करने के लिए अलग सिक्योरिटी है और सुरंग से होने वाली का भी अलग सिक्योरिटी है, लेकिन वे दोनों जोड़ी एक साथ हो जाएं तो उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। फर्नांडो कहता है कि वह बैंक टाइम के दौरान मेन गेट से एंटर होंगे क्योंकि उस समय वक्त सेफ डिपॉजिट के वोल्ट भी खुले होंगे और वह भी बिना किसी अलार्म और मोशन सेंसर के। पुलिस को भी ऐसा लगेगा कि छोटे मोटे चोर सिर्फ कैश लूटने आए हैं। फर्नांडो बहुत इस तरीके से प्लान बताता है कि ताकि सबको यही लगे कि लुटेरे मेन गेट से ही वापस लौटेंगे और इससे पुलिस को भी शक नहीं होगा कि वह लोग सुरंग के रास्ते भाग जाएंगे। फर्नांडो का आइडिया सुनकर मारियो बेहद खुश होता है। अब बैंक रॉबरी का दिन आता है। गैंग के सभी मेंबर अपनी उंगली पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट चिपकाए जा सकें। सेबेस्टियन नाले के रास्ते से अपना काम करने के लिए अंदर जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर बैंक के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। मारियो को देवाजो अपनी गन निकाल कर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, वहीं फर्नांडो अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ऐसा बैंक कर्मचारी को फ्लोर पर लेटने का ऑर्डर देते हैं। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन वहाँ पर फर्नांडो सीसीटीवी रूम से और एक कम्युनिकेशन को सुन रहा था। बैंक में मारियो के शेर को ऑर्डर देता है कि वे सारे के सारे पैसे बैग में डाल दे। वहीं अल्बर्टो जाकर पार्किंग का गेट लॉक करता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर आती है। पुलिस को देखते ही फर्नांडो एक सिविलियन को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज समाप्त हो चुका है और फेज 2 में मारियो को एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी गार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है। मारियो गार्ड की गन और मोबाइल लेकर उसे बाहर भेज देता है, जिससे फेज 3 में बैंक के सभी कैमरा बंद कर देते हैं। फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और कैबिनेट हटाता है। फर्नांडो फेज 4 कहता है और उस दीवार की तरफ से दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़ना शुरू कर देता है और बैंक के अंदर आ जाता है। फिर वे फेज 5 में ये दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट लेकर लॉकर रूम में आते हैं और उस मशीन को असेंबल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कैनन पावर मशीन है जो सिर्फ 7 सेकंड में लॉकर तोड़ सकती है। अब हर कोई अपनी गाड़ी में टाइमर सेट करता है। सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर तोड़कर शुरू करते हैं। इसी के बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों को रिलेटिव बैंक के बाहर खड़े होने लगते हैं। पुलिस कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं और बैंक के अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। वहीं बैंक में लॉकर तोड़ने का काम पूरे जोर से जारी है। अचानक छत पर उन्हें पुलिस टीम की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन होता है उस पर पुलिस कैप्टन को कॉल होता है। मारियो कैप्टन से बताता है कि और बैंक की छत पर पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए कहता है, नहीं वह बंदूकों को मारता है और कैप्टन को बात माननी पड़ती है, लेकिन पुलिस कैप्टन 2 स्नाइपर्स को चुपके से बिल्डिंग की छत पर भेज देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल फर्नांडो ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था कि पुलिस उन्हें घेर लेगी और लॉकर तोड़ने तक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस को भटका सके, इसलिए फर्नांडो मारियो को उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। इस वजह से मारियो पुलिस वालों को काफ़ी कॉन्फिडेंट से बात करता है और कैप्टन मारियो से पूछता है कि उसकी डिमांड क्या है। मारियो कहता है कि वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। कैप्टन उसकी डिमांड मानने को तैयार हो जाता है और 1 घंटे का वक्त मांग। इसी बीच सेबेस्टियन और फर्नांडो ने काफ़ी लोग तोड़ दिए हैं, जिससे ढेर सारा रुपये निकाल कर गोल्ड ज्वेलरी है। बैंक के बाहर पुलिस अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। पुलिसकर्मी देखते हैं कि बैंक के एंटर होने के केवल 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट और दूसरा पार्किंग एरिया। पुलिस का यह भी मानना है कि यहाँ पर छोटी सी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कैप्टन फिर से मारियो को फ़ोन करती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। कैप्टन उन्हें वकील देने की पेशकश भी करती है। जवाब में मारियो ये कहता है कि अपने साथियों से डिस्कस करके जवाब देगा। इसी दौरान फर्नांडो और भी लॉकर तोड़ता है। वहीं पुलिस बाहर लाचार खड़ी है और यहाँ पर एक बूढ़ी महिला का फ़ोन बजता है और उन्हें पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है। मारियो उस महिला को विश करता है। वहीं डेबाजो उसकी चॉकलेट लेकर आता है। पुलिस ने बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखती है और मारियो उस महिला को गिफ्ट के रूप आज़ाद कर देता है। मारियो खिड़की के सामने आकर पुलिस कैप्टन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं और यह भी सरेंडर करेगा जब आश्वासन दिया जाएगा कि उसे कम से कम सजा होगी। कैप्टन इस बात से मान जाता है और स्नाइपर्स को पीछे हटने का आदेश देता है। मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और कहता है कि वह सिर्फ ये चेक कर रहा था कि पुलिस गोली चलाती है या नहीं। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है, लेकिन मारियो अटॉर्नी को अब गाली देता है और उसकी जगह वह अपने वकील से बात करने के लिए कहता है। कैप्टन उसके वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे किसी हॉस्टेज का नंबर दे देता है और वह फ़ोन उठाकर अपनी आवाज़ बदल कर नकली वकील के रूप में बात करता है और इस तरह वह अपने साथियों के लिए काफ़ी वक्त ले लेता है। अब मारियो ने सभी बंदूकों को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया और फर्नांडो बाकी साथी लूट का सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं। फिर मारियो अपना फ़ोन बंद कर देता है। इससे पुलिस कैप्टन को शक हो जाता है। पुलिस कैप्टन की नज़र गटर पर पड़ जाती है और सोचता है कि बैंक रॉबर्स इस रास्ते से ही भाग सकते हैं। निकल लूट का सारा सामान सुरंग के जरिए नीचे फेंकते हैं और एक बोट में रखते हैं। वहीं पर फर्नांडो अपने सारे हथियार वॉल्ट में रख लेता है
और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सारे हथियार नकली हैं। फर्नांडो कभी भी किसी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और पुलिस को यह बात पता चले इसलिए अपने सारे हथियार वहीं छोड़ दिए थे। बैंक से सब निकल जाते हैं और उनके जाते ही बंधक अपने फ़ोन उठाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर यहाँ से जा चुके हैं। ये जानकर पुलिस कप्तान एक टीम नाले में भेजता है जबकि दूसरी टीम बैंक सामने से एंटर होती है। फर्नांडो और उस मारियो सुरंग में सभी सूरतों को वहाँ से मिटाते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में सवार हो जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि फर्नांडो ये जानता था कि पुलिस को नाले के बारे में मालूम पड़ जाएगा। इस नाले में एक छोटा सा डैम बनाते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए जिससे वह मोटर बोट की दूसरी दिशा से ले जा सके। पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर जाता है। वहाँ पर वह सुरंग का रास्ता देखता है जहाँ पर एक बम होता है। हालांकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर बम है और हथियार नकली हैं। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि फर्नांडो और उसके साथी भी वहाँ से निकल चुके हैं। वे अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उनकी वैन रहती है और वे नाले से सीधा वैन के अंदर जाते हैं। सब के सब ऊपर आने का सेबेस्टियन पूरे माल को प्रवेश देता है। इस तरह वे सब आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बैंक दिखाया जाता है जो कि उस जगह से कितनी दूर है। वहाँ से निकलने के बाद लूट में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान को ये लोग जला देते हैं। फिर ये अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, इस बैंक की रॉबरी को कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी लूट के पैसों से आराम की जिंदगी जी रहे होते। तभी एक दिन अल्बर्टो की पत्नी उसे एक लड़की की किस करते हुए देख लेती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अल्बर्टो उसे धोखा दे रहा है। वह काफी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाती है और यह भी बता देते हैं कि बैंक रॉबरी में उसका पति अल्बर्टो भी शामिल था। और उसका परिणाम ये होता है कि एक के बाद एक सभी गैंग मेंबर्स पकड़े जाते हैं। सभी को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद फिल्म पास फॉरवर्ड में 7 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो उसे वेलकम करने के लिए खड़ा है। इसके बाद पता चलता है कि फर्नांडो ने ये भी तैयारी पहले से ही की थी कि अगर वे पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, इसलिए वे लूट के दौरान खिलौने की गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे और वह छोटी सजा पाकर ही जेल से छूट जाए। साथ ही फर्नांडो और गैंग के बाकी लोगों ने लूट का बड़ा छिपा कर रखा था क्योंकि बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे हुए सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन बैंक में अंदाजा लगाया था और उनके मुताबिक लॉकर में $2.5 करोड़ और ज्वेलरी थी। लेकिन पुलिस ने केवल $11.7 लाख और 8 किलो ज्वेलरी रिकवर की थी। बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होता नहीं है, इसलिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामला ही नहीं चला सकी। जिस तरह फर्नांडो के गैंग ने चोरी भी की और उसकी सजा भी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद वे अमीर बन गए। ना ही उन्हें कानून का डर था और ना ही पुलिस का डर था, ना ही उन्हें किसी से छुपने की जरूरत थी क्योंकि उन्हें अपनी सजा भी पूरी कर ली थी। तो वे फर्नांडो का मास्टर प्लान चोरी भी हो गई और सजा भी खत्म हो गई और उसके बाद वे लोग बहुत अमीर हो गए। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के अंत में हम बैंक रॉबरी के असली दृश्य को देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।